नमस्कार। केशव संवाद पत्रिका वेबिनार श्रृंखला में आज के इस विशेष सत्र में इस आभासी पटल पर जुड़ने वाले सभी को मेरा नमस्कार एवं मेरी शुभकामनाएं। केशव संवाद पत्रिका प्रेरणा जनसंचार एवं शोध केंद्र के द्वारा प्रकाशित होती है। माननीय कृपाशंकर जी, प्रचार प्रमुख उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उनके सानिध्य में प्रेरणा शोध केंद्र एवं केशव संवाद पत्रिका दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है वह एक बड़ा समसामयिक विषय लिया गया है और विषय है सोशल मीडिया की भूमिका, भ्रम और यथार्थ। सोशल मीडिया एक ऐसा विषय जो हम सभी के जीवन को छूता है। इसका प्रारूप, आज के कार्यक्रम का प्रारूप जो प्लेटफॉर्म है वो भी इस प्रकार का रखा गया है जिसमें कि एक बातचीत के रूप में आज जो वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे बीच श्रीमान रतन शारदा जी उपस्थित हैं। रतन जी एक जाने माने चेहरा है और उनको हम टीवी के माध्यम से लगभग रोज ही किसी न किसी कार्यक्रम में जो है हम देखते हैं। रतन जी एक लेखक और स्तंभकार हैं। उन्होंने 6 से अधिक पुस्तकें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लिखी हैं और उनकी पुस्तक RSS 360 डिग्रीज जो मैंने भी पढ़ी है वो बहुत काफी प्रचलित है। रतन जी, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ जो दूसरे वक्ता मेरे साथ जुड़े हैं वह है श्रीमान शांतनु गुप्ता जी। शांतनु गुप्ता जी भी एक बहुत ही जाना माना चिरपरिचित चेहरा है। उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनकी एक किताब जो काफी प्रचलित है वो है उन्होंने अभी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी एक जीवनी लिखी है जो कि काफी प्रचलित है। इसके अलावा भी उन्होंने बाकी पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही वो एक रामायण स्कूल भी पिछले कुछ समय से चला रहे हैं जिसमें कि रामायण के द्वारा प्रेरित जो सीख है, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे वह नेतृत्व से लेकर हो, उनको लेकर वो कई कार्यक्रम देश विदेश में इसे लेकर आयोजित करते रहते हैं। तो आप दोनों का यहाँ स्वागत है। और विषय को आगे बढ़ाते हुए, सोशल मीडिया क्योंकि भारत एक युवा देश है, 50% जनसंख्या हमारी 25 वर्ष से नीचे की है। हम में से कई जो आज इस कार्यक्रम में भी जुड़े होंगे वो ऐसे हैं जो जिन्होंने जन्म के बाद सोशल मीडिया को अपने जीवन में पाया, तो शायद उन्हें लगता है कि यह जीवन का ही एक भाग, एक जीवन का अंग है। परंतु एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट और सोशल मीडिया की जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन में नहीं थी। 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया एक प्रकार से हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। चाहे वह हमारी व्यक्तिगत जानकारी हो, चाहे सामाजिक जानकारी हो, या जो राजनीतिक माहौल देश विदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आज एक उंगली भर मात्र दबाने से हमें सारी की सारी सूचना, सारी की सारी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है। इन मिनटों में मिलने वाली जो ये सूचना है, इसके सच में बहुत सारे फायदे हैं और इन फायदों को हमने देखा भी है। जो लोग शोध करते हैं वो जानते हैं कि पहले कैसे लाइब्रेरीज में जाके किस प्रकार से किन पुस्तकों को ढूंढना पड़ता था, उन पुस्तक कई बार उपलब्ध नहीं होती थी तो कहीं और जाना पड़ता था। लेकिन आज एक बटन क्लिक करने के मात्र हमारे पास सारे शोध पत्र, सारी किताबें उपलब्ध हो जाती हैं। सिर्फ समय चाहिए तो उन्हें पढ़ने का। ऐसे ही चाहे जो लोग व्यवस्थाओं में है, चाहे जो सरकार में है, कोई नीति है, कोई घोषणा है, उसे तुरंत करोड़ों की जनसंख्या तक पहुंचाने के लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण माध्यम हो गया है। परंतु कहीं ना कहीं इसका, जिसे हम कहते हैं कि एक फ्लिप साइड भी है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जीवन में उपस्थिति के कारण जो प्रत्यक्ष संबंध है उनमें भी कहीं ना कहीं एक दूरी सी आती हुई कई बार दिखाई देती है। और हम सब शायद इस बात को महसूस करते होंगे कि एक ही कमरे में पूरा परिवार बैठा होता है, लेकिन हर किसी के हाथ में एक वो छोटा सा यंत्र जो जिसे हम मोबाइल कहते हैं वो रहता है और सब अपनी अपनी
अपने अपनी जो वर्चुअल दुनिया है उसमें मस्त रहते हैं। तो एक आज एक ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि सोशल मीडिया की जो हमारी जीवन में जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, इसे लेकर हम कितना हमें आवश्यकता है इसमें एक संतुलन बनाने की, बैलेंस बनाने की। जहां भारत में 2016 में लगभग 22 से 23% लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, वहीं 2019 आते आते लगभग 47% जनसंख्या आज सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्टेड है। पहले एक समय था जब हम लोगों को फोन नंबर याद रहते थे, अगर अगर हम उसको ऐसे देखें, लेकिन आज क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक बटन दबाते ही सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो याद रखने की जो क्षमता है वह भी हमारी कहीं ना कहीं कुछ कम हुई है। तो इन सब विषयों को लेकर सबसे पहले रतन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के आने से किस प्रकार से हम सभी का जो जीवन है वह इससे प्रभावित हुआ। रतन जी म्यूट है आपका। हाँ जी, नमस्कार गीता जी, शांतनु जी नमस्कार। आपने मुझे इस गोष्ठी के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने पहले ही प्रस्तावना में बताया कि सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे अच्छी बातें हुई है, उसी प्रकार कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है। आज ही मैंने एक लेख साझा किया ट्विटर के ऊपर, जिसके अंदर उसने कहा कि इस प्रकार से स्क्रीन स्क्रीन यानी हमारे मोबाइल स्क्रीन किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। मैं कहा करता हूँ कि हम दुनिया से जुड़ गए लेकिन अपनों से बिछड़ गए। यानी एक घर में बैठे हुए, एक सभा में बैठे हुए, बैठे सब हैं, लेकिन हम कहीं और जुड़े हुए हैं। जहाँ बैठे उससे हम कट जाते हैं। तो एक उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि हमारे आपसी संबंध जो है वो आकाशीय हो गए, वो आभासी हो गए। जो आभासी संबंध थे वो हमारे हो गए, और ज्ञान भी हम वहीं से लेना चाहते हैं। शॉर्टकट में ज्ञान चाहिए हमें, और छोटे 4 लाइन के ज्ञान को हम अपना भंडार मानकर उसके और अपने विचार बनाते हैं। आप अगर अच्छे विचार रखें, पूरा पढ़ने का किसी को अभी अटेंशन स्पैन जो कहते हैं वो कुछ सेकंड्स का रह गया अभी, जो कुछ मिनट का होता था। तो अगर आपके बताई हुई बात एक पेज पर पूरी नहीं होती, पेज डाउन करने का भी कोई कष्ट नहीं करता। और उसके कारण ऐसा होगा कि अधूरा ज्ञान और अधूरी सूचना के आधार पर हम अपने ओपिनियन बनाते हैं, ये उसका नुकसान है। बहुत बड़ा लाभ ये है कि जो सूचनाएं हम तक आनी ही नहीं थी, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे संघर्ष जो मेन स्ट्रीम मीडिया के दबाने से दब जाते हैं या सरकारों के दबाने से दब जाते हैं, दबे नहीं रहे, वो उभर कर सामने आते हैं। जिस प्रकार से सत्य बार बार उभर कर बाहर आता है, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसी घटनाएं, यानी मुरादाबाद की लेटेस्ट, ये गाजियाबाद की तो लेटेस्ट है ही घटना, जिसके अंदर एक मुसलमान व्यक्ति को मारपीट का जो किस्सा बना, लेटेस्ट ऐसी बहुत है। और वो पक्ष के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पक्ष हो, तो सच्चाई को उघाड़ने का बहुत बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है, उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन उसके कारण अपनी वैयक्तिक सोच और वैयक्तिक हमारे जो हमारी पहुंच है वो बड़ी सीमित सी हो गई है। उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि नंबर भी याद नहीं रहते, तो हमने अपनी मेमोरी जो आउटसोर्स कर दी, वो हमारे फ़ोन में हमारा दिमाग है, दिमाग खाली है। यानी आज हमें नाम याद नहीं रहते। हमारे माँ बाप हमें कहते थे, अरे नाम भूल रहा हूँ मैं 80 साल की उम्र में। लेकिन हम तो आज इस हमारे तरुणों से पूछिए, मेरे ऑफिस के लड़के कहते थे सर मैं भूल गया। यानी वो मुझसे आधी उम्र के लड़के, उनका भी दिमाग सारा मोबाइल में चला गया। तो यह जो एक समस्या है, जो दिमाग का दुरुपयोग और अपने दिमाग का कम यूज़, और जिसके लिए हम आउटसोर्स करते हैं, बाहर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो इक्विपमेंट्स हैव बिकम स्मार्टर, वी हैव बिकम डम्बर। तो ये अगर हम ये इक्वेशन बदलें तो ये सोशल मीडिया या जो आभासी मीडिया बहुत बड़ा प्रोडक्टिव मीडिया है। जैसे आपने सही कहा कि पहले किताब के लिए रिसर्च करने के लिए खंगालनी पड़ती थी, लाइब्रेरियाँ कई कई किताबें ढूंढ के देखनी पड़ती थी, नहीं मिलती तो उसके लिए दूर दूर जाना पड़ता था। आज वो हमें अधिकतर साहित्य जो है वो इंटरनेट पर मिल जाता है, ऑथेंटिक मिलता है, और ऑथेंटिक कोई चाहे तो। और विभ्रम वाले न्यूज़ फैलाना तो खैर है ही, वो एक संकट है ही। लेकिन एक दूसरे को बात पहुंचाने का, जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक एक डेमोक्रेसी आ गई है, जिसके अंदर सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति, सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी अपनी बात कह सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है, जिसको हम कहते हैं आज के ज़माने में सबअल्टर्न वॉइसेस। वो सबअल्टर्न वॉइसेस की जो जगह नहीं थी, कुछ प्रिविलेज लोग संभालते थे। मैं अपना 2 महीने पहले का एक वीडियो देख रहा था, मेरी राहुल शिवशंकर से बातचीत हो रही थी, तो मैं बता रहा था किसी ज़माने में एडिटर, लेटेस्ट टू द एडिटर आपका छप गया तो आपके लिए बहुत बड़ी अभिव्यक्ति की वो आज़ादी थी। आप बड़े खुश होकर बताते थे, देखो देखो मेरा ये मेरा लेटर टू एडिटर छप गया। और आप 100 पत्र डालते थे तो कोई 2-4 छपते थे।
वो जो कम्युनिकेशन का गैप था, वो गैप जो सारा समाप्त हुआ। अब ये एडिटर आपको दबा नहीं सकता, एडिटर अपनी बात आप पे थोप नहीं सकता। यहाँ तक कि एडिटोरियल का महत्व भी अब खत्म हो गया, जिसके कारण तो बहुत बड़ा कमर्शियलाइजेशन है। दूसरा, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। तो प्लसेस माइनस है। माइनस बहुत बड़े स्तर पर अपने वैयक्तिक गुणों के अंदर, अपने वैयक्तिक संबंधों के अंदर है। लाभ समाज के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर बहुत अधिक है। जी शांतनु जी, आप इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रतन जी की बात बोलना हर समय चैनल पे भी और ऐसी किसी गोष्ठी में मुश्किल होता है। माइक मेरी आवाज आ पा रही है ना? जी जी आ रही। हाँ। मैं इस टॉपिक को इस तरह से देखता हूँ। देखिए, अब तो ये यथार्थ है, हम इसके ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। हमारा बहुत सारा कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होता है। और गीता जी, आपको आ पा रही है? रतन जी को शायद जी आ रही है, आ रही है। मुझे तो आ रही है रतन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था 96 से 2000 के बीच में, तब फोन भी नहीं हुआ करते थे। मतलब ये वाले फोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। हम अपने कॉलेज के हॉस्टल से टाइम बंधा हुआ था, कब पेरेंट्स कॉल करेंगे, हम वहां जाके बैठ जाते थे। एसटीडी बूथ के पीछे लंबी लाइनें हुआ करती थी और सबको एक समय मिलता था। और मुझे याद है, मैं अपने बालक को जब ये बात बताता हूँ तो उसको बड़ा अचरज सा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मुझे याद है कि हमारे पूरे कॉलेज में, पूरे बैच में नहीं, पूरे कॉलेज में एक या दो किसी के पास 99 में फोन आने, मोटरोला के बड़े बड़े फोन आया करते थे। तो अचरज होता था देख के भी, कैसे कॉल जा रही है, कैसे कॉल आ रही है। 12-12 रुपए, 15-15 रुपए की कॉल होती थी। और हमने पिछले 20 साल में देखा है, 90 जब हमें 2001 में मैंने नौकरी करनी शुरू करी, तब शायद टाटा इंडिकॉम में ऐसा किसी का मोबाइल आ गया था। मैंने खुद मोबाइल लिया, फिर मोबाइल, पेजर, आते आते फिर 2006-7 में जब फेसबुक, ऑरकुट हुआ करता था। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी ऑरकुट में अकाउंट बनाया होगा। पहले तो ईमेल भी बड़ी चीज हुआ करती थी। मुझे याद है, मैंने जब ईमेल पहली बनाई थी, अल्टा विस्टा एक डोमेन हुआ करता था, उसमें बनाई थी। एक कैफे में जाके बड़ी मुश्किल से उनसे, जो कैफे वाले भाई साहब थे, उनसे पूछ के ईमेल बनाते कैसे हैं। तब से लेकर हम बहुत दूर आ चुके हैं अब तक। जैसे रतन जी ने कहा कि हम लोग 3 लोग 4 लोग भी घर में बैठे होते हैं तो मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं। कंटेंट भी हम अब डिश थी, अब डिश के बाद फिर हम टाटा स्काई वगैरह पे डीटीएच पे चले गए। अब वो डीटीएच भी खत्म हो गया, तो अब हम बिल्कुल डिमांड पे देखते हैं, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स और ओटीटी देखते हैं। तो जो जीवन था, कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल अमूलचूर परिवर्तन हो गया है। मुझे याद है, जैसे मेरे अगर 2 बैंक अकाउंट हैं, उन दोनों बैंक में मैं आज तक बैंक में ही नहीं गया हूँ कभी। मुझे पता ही नहीं वो कहाँ पर है वो ब्रांच। वो अकाउंट कंपनी में जिसमें काम करते थे उन्होंने खोल दिया और उसके बाद से नेट बैंकिंग हो रही है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैंक में जाना, मेरे पिताजी कहते थे बैंक में जाना भी एक काम हुआ करता था, कि बैंक में जा रहे हैं, 4 उनके लोगों से मिल रहे हैं, टोकन ले रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और वार्तालाप हो रहा है। अभी तो हर चीज डिजिटल है और इस कोरोना काल में उसका बहुत सारा लाभ भी हुआ है, जिस तरह से हम डील करते हैं। किताबों की बात आए, बिल्कुल जब रिसर्च करते हैं तो भले ही आपको फिजिकल किताब लेनी पड़ती है, लेकिन फिजिकल किताब अवेलेबल करना, उसे गूगल बुक्स में देखना, फिर जाके आप लाइब्रेरी में उसे चिन्हित कर सकते हैं। तो नुकसान तो है। नुकसान ये है कि हम बड़े इंडिविजुअल हो गए। अगर कोरोना को छोड़ भी दें तो व्यक्ति से व्यक्ति मिलता कम है। और कई बार कंटेंट ओवरलोड भी हो गया है। आप इतना तरह का कंटेंट आता है, आपको ये समझ पाना, बहुत सारे लोग मुझसे वीडियो पूछते हैं, बहुत सारे योगी आदित्यनाथ के राउंड में, इसमें से कौन सा वीडियो देखूं मैं। तो अब तभी एग्रीगेटर आने लगे हैं बहुत सारे। जैसे पहले याद है आपको, फ्लाइट के टिकट अलग अलग वेबसाइट से बुक करते थे, अब उसके एग्रीगेटर आ गए। पहले होटल के टिकट आप अलग अलग वेबसाइट, अब उनके भी एग्रीगेटर आ गए, एग्रीगेटर्स के भी एग्रीगेटर्स आ गए। तो अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी सारी हो गई है, अब कौन कैसे आप निर्धारित करें। फिर उसमें कुछ लोग अपने आप को फैक्ट चेकर बोलने लगे हैं। कल ही मैं फेसबुक के कुछ लोगों से बात कर रहा था और उनसे पूछा मैंने कि भाई आपने ये वीडियो अमुक पेज का क्यों डिलीट करा। तो उन्होंने कहा भी हमारा फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है। तो मैंने पूछा उसमें कौन है फैक्ट चेकिंग नेटवर्क में। उन्होंने बताया भी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से ये 10 लोग हैं, ये इनको आपने कैसे निर्धारित करा। तो अब उसका भी एक बायस है, सबका एक बायस है। कुछ मैं आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयों के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा WHO के नॉर्म है। मैंने कहा WHO का तो मॉडर्न मेडिसिन के प्रति प्रो बायस है, तो आप कैसे लाएंगे। तो ये सब तो दिक्कतें हैं कि कहीं तो जाके बक स्टॉप होगा। लेकिन अगर पुरानी, अगर आप परंपरा से देखें, मान लिया अगर मैं 2 मिनट के लिए इमरजेंसी का कॉल ले लेता हूँ, जब दूरदर्शन चलता था, अखबार में जो आप जिससे लिखवा दें, अखबारों के ऑफिस आप बंद करवा दें, तो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं लगती थी, ना कुछ वीडियो आता था। अब तो बल्कि मुझे लगता है राजनीति करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते, कुछ भी बोल के नहीं भाग सकते। एक एक वीडियो, एक एक आदमी के हाथ में जर्नलिज्म है, और वो वीडियो वायरल करता है
छोटे छोटे हैंडल जिनको 10 फॉलोअर, 50 फॉलोअर, 100 फॉलोअर होते हैं, उनके भी वीडियो अगर कंटेंट काम का है तो वायरल हो जाते हैं। तो मैं लगता है मुझे लाभ है वो ज्यादा है कि हर व्यक्ति एक न्यूज क्रिएट कर सकता है, हर व्यक्ति अपना व्यू दे सकता है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। बस हाँ, ये हर व्यक्ति की बात कहने के की जो सुविधा है, इसमें बहुत सारे लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, आदि काट के देते हैं। जो लोनी वाली घटना थी, आपने आवाज गायब कर दी, आपने कहा कि भाई ये तो हिंदू समूह मुसलमान व्यक्ति को मारा था, जिसमें एक पोटेंशियल राइट का भी एक पोटेंशियल था। तो ये तो लगा ही रहेगा, किसी भी बहुत अच्छी चीज के साथ 4-5 चीजें ऐसी जुड़ जाती हैं जो उसकी शत्रु हो जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो फायदे हैं वो नुकसानों के ऊपर अभी भारी हैं। जी जी, आपने और रतन जी ने जो बातें कही उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये तो बिल्कुल आप दोनों ने बात बिल्कुल ठीक कही कि जो एक सोशल मीडिया ने जो एक स्वतंत्र मंच दिया है समाज को, उसका हमें बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। और बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कल ही जो उन्होंने एक निर्णय दिया, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि जो ये सोशल मीडिया के जो मंच हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मंच हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा माध्यम दिया है ऐसे लोगों को जिनकी आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए पहले नहीं पहुंच पाती थी। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि पहले जो प्रेस है, जो हमारे लोकतंत्र का, जिसे हम जो है चौथा स्तंभ कहते हैं, वह स्तंभ जो है बड़े सीमित लोगों का उसके लिए एक्सेस था। बहुत कम लोग थे जो वहां तक जाके अपना कोई अगर लेख कोई अपना छपवाना चाहता है तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। बहुत लोगों को किसी से या तो जान पहचान होनी चाहिए। बड़े बड़े मीडिया हाउस थे, कई खबरें जो है, जो वास्तविक खबरें थी, वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट होकर भी जो है सामने आती थी। और क्योंकि कोई और माध्यम नहीं था, तो इसीलिए उस बात को उसमें सत्य क्या है वह बाहर आने में बहुत वर्षों लग जाते थे। परंतु ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस मंच के आने के बाद लोगों ने अपने ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए, अपनी खुद की वेबसाइट्स बना ली, अपने लेख खुद ही प्रकाशित करने लगे। और रतन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये एडिटोरियल्स का इनका एक जो रेलेवेंस था, इनकी जो एक महत्ता जो इनके साथ बन गई थी, जो प्रिंट मीडिया है या जो परंपरागत जिसे हम प्रेस कहते हैं, उनकी जो है अब एक वो जो महत्ता थी, वो अब महत्ता धीरे धीरे उतनी नहीं रही है। क्योंकि आज बहुत ही अच्छे लेख, बहुत ही अच्छे सुझाव जो है वह सोशल मीडिया के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दिए जा सकते हैं। और जब मेरे ख्याल से 2000 जब 21वीं शताब्दी का प्रारंभ था, जब कि एक तरह से जो सोशल मीडिया है उसका एक तरह से आगमन हुआ, और उस समय यह एक स्वतंत्र मंच की तरह था कि इसके ऊपर कोई भी आकर अपनी बात कह सकता है। और जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई एक डिबेटिंग कंपटीशन होता था, उसमें लोग जो सुन रहे हैं, सुनने वाले ये तय करते थे तर्क के आधार पर कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, और उसके हिसाब से अपना निर्णय पक्ष और विपक्ष हो सकता है। तो इसका भी माध्यम कुछ ऐसा ही था। लेकिन समस्या ये आई कि यह अपने आप में आने वाले समय में इतना ताकतवर, इतना मजबूत हो गया कि इसको जिन लोगों ने बनाया उन्हें अचानक इस बात का आभास होने लग गया कि हमारे हाथ में एक कितना महत्वपूर्ण, कितना पावरफुल टूल है, जिसके द्वारा हम करोड़ों लोगों के पास क्या जानकारी पहुंच सकती है या जो नहीं पहुंच सकती है, उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। उसको चाहे तो हम फिल्टर कर सकते हैं। बल्कि इस पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो शोधार्थी हैं वहां के, उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला जिसमें उन्होंने 2006 से 2017 तक के, खास करके ट्विटर पर, क्योंकि जो एक जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं या जो सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनके जो तंत्र हैं, वो सब इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो उन्होंने 2006 से 2017 के बीच खास करके जो भ्रम फैलाने वाली जो अफवाहें थी, उनका एक उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। और उन्होंने यह पाया कि करीब 30 लाख लोगों ने 1,26,000 ऐसी अफवाहों को फैलाया 2006 से 2017 के बीच में, सिर्फ ट्विटर को माध्यम मान के। और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो और बाकी डिजिटल मंच है, वो अलग है। और उन्होंने ये भी पाया कि विज्ञान और जो प्राकृतिक विषमताएं हैं या जो आतंकी जो विषय है, इन विषयों के बानस्पत जो राजनीतिक विषय है,
उनको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम और अफवाहें फैलाई गई। और ऐसा ही जो बाकी जो बिग टेक कंपनीज है, चाहे वो ट्विटर है या उसके अलावा जो बाकी कई और बिग टेक कंपनीज है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक यह प्रश्न चिन्ह बार बार लगता रहा है। और इसी कारण से यह एक तरह से जो अलग अलग, अगर आप अंतरराष्ट्रीय रूप से देखें तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां की जो सरकारें हैं उनके साथ इन कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर एक आपस में आमने सामने खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस विषय पर रतन जी मैं चाहूंगी कि आप अगर इस विषय पर कुछ बात कहें, क्योंकि ध्यान में आता है कि जैसे कुछ प्लेटफॉर्म, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तो जो राष्ट्रपति थे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उनके तक ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया था कुछ समय पहले। और साथ ही साथ लेकिन कुछ एक जो पक्षपात का जो एक विषय है, जो कि पक्षपात रहता है, किसी का ट्विटर हैंडल तो बंद कर दिया जाता है और किसी को चलने दिया जाता है, इसको लेकर जो जिस प्रकार की बातें जो अंतरराष्ट्रीय एक प्लेटफॉर्म पर हो रही है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? गीता जी, आपने दो विषय कहे। एक तो किस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क को ढाला जाता है हमारी जानकारी के बिना, उसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी हर बात, हमारी हर सोच, हमारे हर व्यवहार, हमारे घूमना फिरना सबको ट्रैक करते हैं। जो लोग आधार के नाम पर चिल्लाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, बड़ी खुशी से सोशल मीडिया को अपने आप को निर्वस्त्र पाते हैं, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, आपके ईमेल में क्या जा रहा है, आप फोटो कौन सी शेयर कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इसके आधार पे आपको न्यूज़ फीड किया जाता है, ये हम जानते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है कि आप सारा देश की जनता, किसी भी देश की जनता क्या सोच रही है, क्या खरीद रही है, क्या बेच रही है, उसकी भावनाएं किस तरफ है, इसकी पूरी जानकारी ये बड़ी कंपनियों को होती है। उसके कारण उसको ढालने के लिए उसका जो उपयोग होता है, फेसबुक ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने किस प्रकार से इसका उपयोग किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किस प्रकार से उपयोग किया, कांग्रेस ने किस प्रकार उसका उपयोग किया, हम भी जानते हैं। और इस प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा उपयोग माइंड कंडीशनिंग के लिए तो होता ही है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है, जो आपने बाद में कही, ट्रंप को बैन करने की बात, डी प्लेटफॉर्मिंग, इसके बारे में जब ट्रंप डी प्लेटफॉर्म हुए थे, उससे मैंने एक आलेख लिखा था जिसके अंदर मैंने बताया था ये सवाल ट्रंप का नहीं है, ये सवाल या राइट या लेफ्ट का नहीं है, ये सवाल है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कौन कंट्रोल कर रहा है। और ये केवल आप ट्विटर बैन करेंगे, कू निकालेंगे, आप कू बंद करेंगे, कुछ और निकालेंगे, फेसबुक के जरा देसी फेसबुक निकालेंगे, लेकिन कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो बिग टेक है, जो बड़ी टेक्निकल कंपनियां हैं, उन्होंने केवल ट्रंप को बैन नहीं किया, उसको डी प्लेटफॉर्म कर दिया। उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ वो करे तो उसको उन्होंने अपने आप बेचना ही अलाउ नहीं किया, डाउनलोड करना अलाउ नहीं किया। पार्लर का हम हालत जानते हैं, पेटीएम के साथ भी हुआ था। यानी आप क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, इसको भी डिसाइड करने वाले बिग टेक है। और सारे जैसे सामंजस्य से काम करते हैं कि आपको प्ले स्टोर से निकाल दिया तो एप्पल ने भी प्ले स्टोर से निकाल दिया, आपको बैन किया, दूसरे प्लेटफॉर्म ने बैन कर दिया। ये ऐसा हो गया कि किसी और के बनाए क्रीड़ांगन पर हम खेल रहे हैं, उस क्रीड़ांगन पर हमारा कोई भी हक नहीं है। तो आप खेल रहे हैं, जब तक मर्जी आपको खेलने दिया, वरना का ये कानून बदल गए, या तो आप हमारे कानून से खेलो या मैदान छोड़ दो, मैदान को हम ताला मार देंगे। ये जो है, ये सबसे बड़ा जो रिस्क है, ये इस बात का है। चीन ने इस रिस्क को समझा, उन्होंने बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को रोका, उन्होंने अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनाए, अपने एप्लीकेशंस बनाए। मैं चीन के रास्ते पे सबको बैन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप में शक्ति, आपके मार्केट में शक्ति है, तो वही गूगल चीन के अंदर उनके लिए काम कर रहा है। वही ट्विटर जो वहाँ पर बैन है, वो यहाँ पर हमें बैन करता है चाइना के फंड्स के आधार पे कि कौन ट्विटर पे बात करेगा, कौन नहीं करेगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरफा हो गई है। जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बात थी कि जो व्यक्ति चाहे अपने विचार रख सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाले अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस है भी कई बार बड़ी मूर्खता भी है, वो काम करते हैं, वहाँ बैठे हुए लोग काम करते हैं। और जो वामपंथी एक सोच के लोग, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव, और उनके साथ में अब इस्लामी सोच का प्रभाव, आप चीन को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि लिमिट के बाहर, आप इस्लाम को क्रिटिसाइज़ नहीं करते लिमिट के बाहर। और ये सारे जो कंट्रोल है, ये एक कंट्रोल है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि प्लेग्राउंड किसी और का है, हम वहाँ पर समझते हम खेल रहे हैं,
आप किसी और के प्लेटफॉर्म पे प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो। तो जब तक ये प्लेग्राउंड अपना नहीं बनता, तब तक आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तब तक आपकी ये आपका सोशल मीडिया पे बोलना ये मिथ्या है, भ्रम है कि आप बड़े शक्तिशाली हैं, आपकी भाषा बहुत लोग सुन रहे हैं। वो उनकी मर्जी से सुन रहे हैं, आपकी मर्जी से नहीं सुन रहे। तो जब तक इस बिग टेक के कंट्रोल से बाहर आने के लिए बहुत एक सुदृढ़ विचार नहीं होता, तब तक हम एक नकली लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपने ट्विटर को लेटर लिख दिया, आपने उसको 4 पत्र डाल दिए, आपने फेसबुक को बुलाया, उसको बोला इस प्रकार से मत करो, वैसे मत करो, मुझे बैन क्यों किया, मुझे हटाओ। ये सारे झगड़े जो हैं उनकी शर्तों पे हो रहे हैं। अगर आपको अपनी शर्त रखनी है, इतना बड़ा मार्केट आपको खोलना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा कि आपको इस मार्केट में रहना है तो हमारी शर्तों पर खेलोगे, मैदान हमारा, पैसे हमारे ऐसे तुम कमाओगे, तो हमारी शर्तों पर खेलोगे, हम तुम्हारी शर्तों पर नहीं खेलेंगे। जिस देश में ऐसा हुआ, यूरोप ने फाइन लगाया, नाइजीरिया ने फाइन लगाया, बड़े बड़े देशों ने फाइन लगाया, जिसको गूगल ने भरा, जिसको फेसबुक ने भरा। तो ये ट्विटर के ऊपर आरोप है। तो ये सारे केवल भारत की बातें, सारी दुनिया की बात है। तो ये जो टेक्निकल साम्राज्य है, ये आज के नए ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कर रहे हैं। जब शुरू किया शायद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला कि डेटा किस प्रकार से उनका एक बहुत बड़ा हथियार है, उन्होंने उसका बड़ा अच्छी तरह उपयोग किया। इसलिए वहाँ पर मेरा कोई सीईओ भारतीय है, मेरा वहाँ पर कोई एमडी भारतीय है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी सोच वही है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की होती है, इसीलिए वहाँ बैठे हैं, वरना उनको भी भारत वापस भेजा जा सकता है। इस प्रकार का कंट्रोल है वहाँ पर। तो ये जब तक हमारी समझ में नहीं आता, तब तक हम मिथ्या लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम जो जितना सत्ता उतनी है जितना हम समझ रहे हैं। हमारा घर, हमें लगता है कि पूरा मकान हमारा है, लेकिन वास्तव में आपका केवल एक कमरा है, मकान किसी और के पास है। तो ये एक मोटी सी बात ध्यान में आती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कंट्रोल तो है, लेकिन हम कॉन्शियस हो इस बारे में, और आप उसको कुछ कर नहीं सकते। एप्पल ने भी कह दिया हम आपकी फ़ोटो भी चेक करेंगे, हम आपको मेल भी चेक करेंगे, जब तक नहीं कर रहा था। तो आप दुनिया के सामने निर्वस्त्र हैं, और आपकी सोच, आपका व्यवहार इससे द्वारा निश्चित होता है कि इस शहर में, इस गांव में क्या होगा, इस देश में क्या होगा। ये जो खतरा है प्रजातंत्र को, आज़ादी की अभिव्यक्ति को, और हमारे विचारों को कंट्रोल करना, और हमारे पूरे प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना, ये समझ के नीतियाँ बनेंगी तो हम वास्तव में इसका आनंद उठा सकेंगे। जी जी रतन जी, मैं सुन नहीं पाया था शांतनु जी को, लेकिन मैं सुन पाता अच्छा था। आप सुन रहे थे इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, मैं उनके विचारों को अच्छा व्यवधान नहीं डालना चाहता था। कुछ टेक्निकल समस्या है जो मैं उनको नहीं सुन पा रहा हूँ, होपफुली अगले संवाद अच्छा में सुनूंगा। जी जी। बिल्कुल आपने रतन जी बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही, और बल्कि एक अमेरिका के जो सेनेटर हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, जैसे यहाँ सांसद होते हैं मैं आपको टॉम उदाहरण दूं मिनिस्ट्री। छोटा सा, जी यदि आपका ये केशव संवाद चल गया और उनको लगा ये तो बहुत आज़ादी की बातें कर रहे हैं और ये बहुत राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, ये सूट नहीं करता हमें, तो आपको हटा दिया जाएगा। बड़ा आसान है, आपको बैन कर दिया, आप कारण पूछते रहिए, कुछ नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो जी हम, जैसे मैंने कहा, किसी और के खेल के मैदान पे खेले, जब मर्जी आपको खेल से बाहर किया जा सकता है। जी जी, ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो एक वो औपनिवेशिकवाद था, जिस प्रकार से आपने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक जमाने में आई थी, उसी तरह से आज का जिस प्रकार का हस्तक्षेप ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, वह किसी भी स्थानीय विषय को लेकर जिस प्रकार का हस्तक्षेप कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा चिंताजनक है। और इसी विषय को अलग अलग देश इसको महसूस कर रहे हैं। जैसे टॉम मिनिस्ट्री एक कांग्रेसमैन, एक सेनेटर है वहाँ अमेरिका में, और कांग्रेस के सदस्य हैं। तो उन्होंने इस विषय पर विधेयक कांग्रेस में लाया, और वो ये कहते हैं कि ये जो बिग टेक कंपनियां हैं, वो उन्होंने उस विधेयक में, प्रस्ताव में लिखा है कि ये जो मानवीय भावनाएं हैं उनको जो है एक्सप्लॉइट करती है, जो गुस्सा आता है जिन बातों पर जिन्हें, और जो संवेदनशील विषय है उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा भी लगता है कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो है अपने आप को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए दूसरे देशों में जाके उनके ऊपर राज कर रही थी, ऐसे ही यहाँ लोगों को ज्यादा लंबे समय तक अपने स्क्रीन से, ताकि वो जुड़े रहे, ताकि एक तरह से उनको वो एक तरह से इसका व्यसन हो जाए कि वो हमेशा स्क्रीन से जुड़े रहे। इसके लिए वह जो भावनात्मक चीजें होती हैं उनको जो है तकनीकी माध्यम से, क्योंकि जैसे आपने कहा रतन जी अभी कि ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, ऐसा इस तरह का जो मशीन इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि वो चाहे तो किसी खबर को एम्पलीफाई कर सकता है, एकदम बढ़ा सकता है, वो सभी जिसका जो अकाउंट है उसके सामने वो खबर आ जाएगी, और चाहे तो हमें लगेगा कि हमने तो ये बहुत बड़ी बात रख दी है सामने अपने फेसबुक पेज पे या जो भी माध्यम है उस पे,
लेकिन वो उसको दबा दिया जाएगा, वो बाकियों की स्क्रीन पे नहीं, जब जो लोग बाकी अपने अकाउंट को देखेंगे उन्हें नहीं दिखाई दी जाएगी। तो अब ताकि इस तरह की कई बार ऐसी भड़काऊ चीजों को ज्यादा एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, ताकि लोग ज्यादा देर तक स्क्रीन से एंगेज रहे, और कहीं ना कहीं ताकि विज्ञापन भी उनको इसी प्रकार से मिलते हैं। तो ये इसका भी कहीं ना कहीं आपस में एक जो है कनेक्शन है, आपस में जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, आपको आपको इस विषय पे क्या लगता है? अब देखिए, जब अगर आप फेसबुक के ऊपर एक मूवी बनी है, अगर आप उस मूवी को देखेंगे, आई थिंक नेटवर्क करके कुछ नाम है, नेटवर्क कनेक्शन उसका नाम भी था फेसबुक का पहले। तो जब कॉलेज में शुरू हुआ हार्वर्ड में, तो वो एक गॉसिप की तरह शुरू हुआ कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके साथ कॉफी पी रहा है। तो वहां से शुरू हुआ, फिर उसमें लोग आने लगे, अपनी छुट्टियों के फोटो शेयर करने लगे। धीरे 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 उसमें इतने लोग आ गए, जैसे भारत में फेसबुक में 40-50 करोड़ लोग हैं, ट्विटर पे 2 करोड़ लोग हैं, यूट्यूब पे कई करोड़ों लोग हैं। तो उनके पास इतना डेटा हो गया, हमें तो लगा कि ये सब फ्री है, लेकिन वो कहा जाता है कि अगर कोई चीज फ्री है तो आप ही प्रोडक्ट है। दे सेड इफ समथिंग इज फ्री फॉर यू, यू आर द प्रोडक्ट विच बीइंग सोल्ड। तो हमारा डेटा सब जा रहा है। जो रतन जी ने कहा, बड़ी सही बात करी। जब भी आप किसी ट्वीट को लाइक करते हैं, जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, जब भी आप कोई फोटो लाइक करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, आपने कितना देखा, आप कहीं घूमने जाते हैं, चेक इन करते हैं, आप फ्लाइट लेते हैं, आप ओला लेते हैं, उबर लेते हैं, ये 5-6 ऐप के बीच में उनको सब पता है। आप जब परमिशन देते हैं, आई एग्री, उनको सब पता है कि आपकी पसंद क्या है, आप खाते क्या है, किस तरह की चीजें, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, आप किस तरह की पिक्चरें देखते हैं। तो बेसिकली आपका जो व्यक्तित्व है, शायद आपको भी उतनी अच्छी तरह से आपने कभी मैप नहीं करा होगा अपने आप को, वो इन डिजिटल एप्स के बाद मैप है। और उसी मैप को टारगेटिंग करके ही आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे बाजार की इन्फॉर्मेशन हो, मतलब बाजार की मतलब कोई सामान बेचने की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे विचारों की इन्फॉर्मेशन हो। जो रतन जी ने बताया कि कैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यूज करके हाइपर टारगेटिंग करके कि भाई गीता जी को मैं वही दिखाऊंगा जो वो पिछले 1-2 साल से देख रही हैं, और या फिर मैं ऐसी चीजें दिखाता रहूंगा कि जो उनके मन को बदल दे, वो एक विषय के प्रति उनके मन को बदल दे। तो ये जो हमने टूल किट में देखा भी, मैं तो कहूंगा ग्रेटा थनबर्ग ने वो टूल किट ट्वीट करके एक बहुत बड़ा कल्याण करा है भारतवर्ष पे, जिससे आपको पता लग गया है कि भाई किस तरह से बड़े संयोजित तरीके से एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। और देखिए, अब हमें इस वॉर में, जैसे रतन जी ने कहा कि 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारी गेम को अप करना है कि भाई, और वो हो भी गई है कि अब कोई भी ऐसा झूठ नहीं है जो आप सुबह फैला दो शाम तक उसका काट ना आ जाए। तो बहुत सारे जो टूल किट के कांग्रेस की तरफ से, किसी की तरफ से फैलाए जाते हैं, शाम तक उसका काट भी आ जाता है। लेकिन ये भी बात सही है गीता जी की, अगर 100 लोग एक झूठी खबर को पढ़ लेते हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से आधे लोग ही पढ़ पाते हैं, या 1/4 लोग ही पढ़ पाते हैं। दूसरा कि हम कितना अपने लॉज को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो हमारे फील्ड पे खेलें, ना कि हम उनके फील्ड पे खेलें। क्योंकि इन लोगों को इतना ग्रैंड विजन आ गया है कि अब हम सरकारें बना रहे हैं। जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया, डोनाल्ड ट्रंप को उसके देश की सरकार, उसके देश के कोर्ट्स इम्पीच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर हटा दे रहा है या फेसबुक हटा दे रहा है। तो ये बिल्कुल एक, मेरे ख्याल से कंट्री के लॉ के भी ऊपर जाना हो गया जो ट्विटर ने बिहेव करा पिछले 2-3 महीने में, कि भाई उनसे कहा गया कि आपको एक ग्रीवेंस सेल बनाना है, ग्रीवेंस ऑफिसर बनाना है आपको, जिससे हम कंप्लेंट कर पाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। जब बिल्कुल मुंह पे आ गई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को बना दिया, जबकि कहा गया था कि आपका फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए जो भारत में रहता हो, जो भारत से काम करता हो। तो उसने बहुत ज्यादा फिडल करने की कोशिश करी, लेकिन अच्छा हुआ योगी सरकार ने पहली बार लोनी के थाने में एक पूरी FIR में बड़े बड़े जो चर्चित 5 स्टार पत्रकार हैं जिन्होंने झूठी खबर फैलानी चाहिए, उनको भी FIR करी, और ट्विटर पे भी FIR करी। और मनीष माहेश्वरी जी जो ट्विटर के इंडिया हेड करते हैं, कभी अपने आप को इंडिया हेड कहते हैं, कभी MD कहते हैं, कभी वो अपने आप को कहते हैं नहीं मैं तो सेल्स हेड करता हूं। तो ये क्लैरिटी अब उन लोगों को देनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से सरकार पिछले कुछ सालों में कड़ी हुई, लेकिन और कड़ा होना पड़ेगा कि भाई आप प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म रहिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे इंटरमीडिएटरी स्टेटस नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कि आप किसी का कंटेंट दबा देंगे, किसी का बढ़ा देंगे, किसी को ब्लू टिक देंगे, किसी को ब्लू टिक नहीं देंगे। जगदीश मामाडाला जी JNU के VC हैं, उनका हैंडल वेरीफाई नहीं है, लेकिन वो जो छात्र हैं नए नए जो अभी निकले हैं, उन सबके, शैला रशीद और वो दिल्ली राइट्स में कौन लड़का बंद है जेल में, उन सबके हैंडल वेरीफाई है, लेकिन एक JNU के इतने प्रतिष्ठित VC का हैंडल वेरीफाई नहीं है। तो ये कैसे निर्धारित करते हैं? क्या मैं अप्लाई करूंगा, मुझे पता कैसे लगेगा? इतना ब्लैक बॉक्स है। देखिए, अगर आपका, जैसे आज वो आपने एक सब लोकतंत्र बोल के, रचित कौशिक जी बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो उनका बंद कर दिया उन्होंने परसों चैनल। आज सुबह से वो ट्विटर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, यूट्यूब से रिप्लाई भी आया, लेकिन नॉर्मली इतना बड़ा ब्लैक बॉक्स है। अगर आपका चैनल बंद हो जाता है, आपका ट्विटर की रीच कम हो जाती है, आपके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, तो आपको पता नहीं कहाँ कहें आप कस्टमर सपोर्ट में लिख दें, उसका जवाब आएगा नहीं आएगा,
मतलब पुलिस को भी ढूंढना पड़ता है, आपका ऑफिस कहाँ है, कहते हैं कभी कहते हैं मैं इंडिया एमडी हूँ, कभी कहते हैं मैं सेल्स हेड करता हूँ, नहीं पॉलिसी तो एशिया पैसिफिक सिंगापुर से डिसाइड होती है, अमेरिका से डिसाइड होती है। तो अब इनको क्लैरिटी लानी पड़ेगी और भारत सरकार को उनको फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है आप प्लेटफॉर्म है, आप भारत से, और ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मैं पढ़ रहा था फेसबुक का पिछले साल का रेवेन्यू था 1000 से ज्यादा, 1000 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई फ्रीडम की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी दे रहे हैं तो वो कहीं हम पे बहुत बड़ा कोई उपकार कर रहे हैं या कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं। ये बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं भारत में, और जो पैसा कमा रहे हैं इतना सारा डेटा ले रहे हैं और वो फ्यूचर के लिए अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं कि ये क्या क्या हमारे साथ कर सकते हैं, हमें क्या क्या बेच सकते हैं, क्या क्या सामान बेच सकते हैं, क्या क्या विचार बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकारों को कड़ा होना होगा, और मैं देख रहा हूं कि अच्छे नियम भी आए हैं, लेकिन उनको और कड़ाई से फॉलो भी करना होगा। क्योंकि जो लेफ्ट लॉबी है वो क्या कहेगी, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में गिल्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो वो कुछ नहीं करना है, वो अगर भारत का लॉ है तो फॉलो करना है तो करना है। गीता जी। जी जी शांतनु जी, जी बल्कि चाहे वो ट्विटर है, चाहे बाकी जो एक तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में, जैसे व्हाट्सएप जैसा जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि लगभग 40 करोड़ से ज्यादा का उनका सब्सक्रिप्शन भारत में है, भारत में सबसे बड़ा उनका सब्सक्रिप्शन है, और इसके माध्यम से वो कितना जो है अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये हम समझ सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि कुछ समय पहले ही उन्होंने जो है एक अपने जो भी उसको यूज करेगा उस एप्लीकेशन को अपने फोन पे, उनके लिए एक नई जो है गाइडलाइन लाई कि आपको इसको मानना होगा। उस मानने में ये लिखा था, क्योंकि अब जो फेसबुक और जो उसकी कंपनी है उसके अंतर्गत व्हाट्सएप आता है, तो उन्होंने कहा कि इनके आपके जो भी आपकी जो डिटेल्स हैं उनको हम जो है अपनी जो हमारी एक तरह से मदर कंपनी है उसके साथ हम शेयर करें। और इसको लेके बहुत सारी याचिकाएं विरोध में जो है वो न्यायालयों में अभी भी लगी हुई है, वो चल रहा है। दूसरी तरफ तो एक तरफ तो ऐसी जो ये कंपनियां हैं वह जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका जो अपना डेटा है वो किससे बात कर रहे हैं, किससे फोन नंबर, किस फोन नंबर पे से बातचीत चल रही है एक फोन नंबर की, ये अभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से ये अपनी जो उनकी मातृ कंपनी है फेसबुक उसको वो देख सकती है कि जो ये यूजर है वो क्या किससे किस फोन नंबर से बात कर रहे हैं। लेकिन ये उनके बाकी जितने भी बाकी और जो निजी डिटेल्स है उनको शेयर करने को लेकर वह न्यायालय में भी इस बात को लेके गए, और इसमें न्यायालय ने जो है अभी वो केस चल रहा है। और साथ ही वहां जब भारत सरकार ने अपने आईटी एक्ट की नियमावली में बदलाव लाया और ये कहा कि आपको जो है जो यहाँ आपको भारत में आपके पास एक जो है विजिलेंस ऑफिसर होना चाहिए और एक कोई ना कोई ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए जो कि कोई अगर शिकायत है आपके खिलाफ उसको सुन सके, उसे आप लिए एथिक्स की बात करी, नैतिकता की बात करी कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स, इनमें जो इनकी जो नैतिकता है, इनमें जो भी कंटेंट आ रहा है उस विषय को जब बात करी तो उसके भी खिलाफ वही कंपनी फिर से न्यायालय पहुंच गई। तो विरोधाभास देखिए कि एक तरफ तो खुद जो यूजर है उनके उनकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको साझा करने के लिए वो तैयार है, और दूसरी तरफ अपनी जो एक तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी है उस अकाउंटेबिलिटी के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में किस प्रकार से मतलब एक जो समाज में जो लोग रह रहे हैं वो इसके लिए किस प्रकार से कुछ एक मूवमेंट चाहे है, चाहे कोई या कोई सरकार को लिखना है या कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज है उनको लिखना है, किस प्रकार से रतन जी आपको क्या लगता है इस तरह का जो है कि विरोधाभास विदेशी कंपनियां जो यहाँ जो इतनी एप्लीकेशंस चला रही हैं वो जो बचना चाह रही है नियमों से, उसके लिए क्या किया जा सकता है? गीता जी, जैसे आपने कहा, आज ही खबर मैंने पढ़ी, पूरी डिटेल में पढ़ नहीं पाया। व्हाट्सएप वाला अपने ही कानून को खेल के आज कुछ अलग प्रकार से भारत में नियम लगा रहा है। आज मैंने समाचार पढ़ा, डिटेल में पढ़ नहीं पाया। तो ये जो बाहर की कंपनियां जिस प्रकार से हमारे कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जिस प्रकार से हमको धता दिखा रही हैं, उसका एकमात्र कारण है कि उनको लगता है कि सरकार इसके बारे में सीरियस नहीं है। और अगर हम सीरियस नहीं है, सीरियस होने का सीधा नतीजा था कि आप फर्म ओपिनियन दे दीजिए, ये हमारा ओपिनियन है, ये मेरा मार्केट है, आपको मेरे मार्केट में आना तो मेरी शर्तों पे बेचना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, शांतनु ने कहा कि खेल का मैदान आपका नहीं मेरा होगा,
मेरी शर्तों पे आपको माल बेचना है तो बेचिए, वरना आप और मार्केट ढूंढिए। वो कभी हमने फर्मली कहा नहीं। दूसरी बात, मशहूर है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा के ऊपर सारी दुनिया चल रही है, सारा व्यापार, सारी इंटेलिजेंस डेटा के ऊपर है। वो हमारा डेटा देश के बाहर क्यों हो? हमारी सरकार बाहरी सॉफ्टवेयर के ऊपर, बाहर सोशल मीडिया के ऊपर अपने विचार क्यों प्रसारित करे? उसके माध्यम से बैंक हमारे व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग क्यों करे? बैंकिंग ऐप से वो व्हाट्सएप के थ्रू क्यों करे? सारा डेटा बाहर है। हमारी सरकार उसके थ्रू सूचना क्यों दे? सारा डेटा बाहर है। तो डेटा सर्वर हमारे देश में हो, ये पहली शर्त होनी चाहिए। और अगर आपको अब हजारों करोड़ कमानी है तो आपको हमारे यहाँ रखना पड़ेगा, हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। सरकार को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए था, अपनी सूचना मंत्रालय के अंदर अपने थ्रू काम करना चाहिए था। अब तक नहीं हुआ, अब करना चाहिए। क्योंकि हम किसी और के आधार पे क्यों रहे? जब आर.एस. प्रसाद जी का अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया, सवाल एक वो इज्जत बाइज्जती का नहीं था। सवाल ये था कि एक बड़े देश का बड़ा लॉ मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर अगर कल को कुछ सीरियस बात करना चाहे तो उसका आप अकाउंट बंद कर दें। कल को कुछ हमला हो और रक्षा मंत्रालय द्वारा तुरंत कोई सूचनाएं भेजनी हो तो पता चले अकाउंट उसका सस्पेंड हो गया, दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना तो अकाउंट बंद हो गया। क्या चीन को बिना व्हाट्सएप के, बिना ट्विटर के अपनी सूचनाएं देने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। जिनको सुनना है वो वाइबो पे जाते हैं, जो वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ के सर्च इंजन पे जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। अपने प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते, उनके प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। ये जब तक हम ये मजबूरी खड़ी नहीं करते तब तक हमारे उस सारी चीज़ों के साथ उनका मजाक चलता रहेगा। इसका यही एकमात्र इलाज है। दूसरा, जो बार बार कह रहा हूँ, बहुत सालों से मैं सॉफ्टवेयर में रहा हूँ, हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अरबों रुपयों की संपत्ति कमाकर बैठी हैं, उनमें शायद ही किसी कंपनी ने इस तरह का बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो। जो लोग वहाँ से निकल चुके हैं, अपने अपने फंड लेकर बैठे हैं, उन्होंने कुछ वेंचर फंड अपने उद्योजकों को दिए हैं। लेकिन क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते थे? बना सकते हैं। क्या हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर एक कू नाम का एप्लीकेशन अगर ट्विटर के मुकाबले का सॉफ्टवेयर बनाता, दिक्कत क्या? फंड्स की मार्केटिंग की है। उसके लिए ये लोग पैसे देते हैं कि अगर हमारी आईटी कंपनियों को, हमारे स्टार्टअप्स को चीन और अमेरिका के लोग फंड देने को तैयार हैं, तो हमारे देश के उद्योग जो कर रहे हैं एंजल फंडिंग, उनको पैसे क्यों नहीं दे सकते? एक जो आत्म गौरव और आत्माभिमान की बात है कि आत्मनिर्भर हमारा सारा सिस्टम होना चाहिए। सारी दुनिया का हम आईटी हब कहलाते हैं, सारी दुनिया को सॉफ्टवेयर बना के देने वाले हम, सारे टॉप के उनके जो मैनेजर हैं हमारे लोग हैं। इसके बावजूद हम वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के लिए उनका मुंह देखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, इसलिए कि शायद सफल न हो। यहाँ तक कि अच्छे सॉफ्टवेयर इसलिए बड़ी कंपनियों ने बंद कर दिए, मैं नाम लेके किसी को दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका रेवेन्यू बहुत थोड़ा था। बहुत सारे काम रेवेन्यू के लिए नहीं किए जाते, अपने आम जनता के उपयोग के लिए भी किए जाते हैं। वो हमने कभी सोचा नहीं। ये हमारी एक कमज़ोरी है कि हमने हमारे आईटी टैलेंट को केवल मजदूर की तरह यूज़ किया, जिसको लेबर आर्बिट्रेज कहते हैं, जिसको बेइज्जती की भाषा में साइबर कुली कहते हैं। ये शब्द का मैं 95-96 के समय भी उपयोग करता था, लोग भी करते हैं। आज भी वो सच है कि जब हम लोगों को पूरा बना के दे सकते हैं, हम केवल ये कहें कि यहाँ व्यक्ति अगर 1 लाख कमाता है, वहाँ 5 लाख कमाएंगे, 4 लाख कंपनी रखेगी, ये सोच हमारे लिए बहुत बड़ा एक लज्जाजनक सोच है। और ये हमारे जो आज आईटी के अंदर हम जो इस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, उसका कारण हमारी भी कमी है। तो पहला तो ये है कि हम एक पूरा आग्रह के साथ करें कि हमारे मार्केट में रहना है तो हमारी शर्तों पे करोगे काम, वरना आप कहीं और रास्ता ढूंढो। दूसरा, हमारा डेटा हमारे देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और तीसरा कि हमारी कंपनियां दिल खोल के इसके अंदर इन्वेस्ट करें और अपने ऑल्टरनेटिव सिस्टम खड़े करें, ताकि जैसे इन्होंने कहा शांतनु जी के यूट्यूब आज बंद कर दिया गया, ये मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो वो बंद ना कर पाए, क्योंकि हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। सवाल केवल आपके छोटे से ऐप का नहीं है, वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जिसके दम पर आपको कंट्रोल किया जा रहा है मिलकर 5-6 कंपनियों द्वारा। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिसको बड़ी आसानी से आने वाले 2-4 साल के अंदर हम ये विजय पा सकते हैं और अपनी शर्तों पे पूरा आईटी चला सकते हैं। जी जी। शांतनु जी, इसी विषय को लेकर जैसे अभी उदाहरण के लिए जैसे अभी व्हाट्सएप की बात करते हैं, इसके लिए जैसे कुछ संगठन है, जैसे कि जो ट्रेडर्स के संगठन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उन्होंने भी इस बात की जो है शिकायत उस जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री थे उनसे ये बात रखी अपनी और शिकायत करी कि भाई इस तरह का जो एकाधिकार करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। तो और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जिस प्रकार से एक
जिस आपने भी इस विषय में बात करी, रतन जी ने भी कहा कि एक जो भ्रम और मिथ्या फैलाने का जो एक पूरा एक जाल बिछा हुआ है और जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को का जो है वो दुरुपयोग कर रहा है, उसके विषय में और उसकी एक तरह से जो जवाबदेही है, जिसको लेकर खास करके अभी जो उत्तर प्रदेश का जो अभी लोनी का केस आपने डिस्कस किया, और ऐसे ही और भी कई ऐसे विषय हैं, जैसे कि जन अधिकार पार्टी है, उसके एक बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी स्टैन स्वामी, जो कि सब जानते हैं कि जो एक सीपीआई माओइस्ट के सदस्य थे और जो कि उनको आयु ज्यादा होने के कारण जिनकी अभी कुछ समय पहले जिनका देहांत हुआ, उसको जिस प्रकार से कई लोगों ने दिखाया, खुद उन्होंने, जन अधिकार पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, उन्होंने एक गलत तस्वीर, एक आदमी जो कि हॉस्पिटल में पड़ा है और जंजीरों से बंधा हुआ है, किसी और की झूठी तस्वीर लगाकर एक भ्रम फैलाने का प्रयास, एक रोष व्यवस्था के और सरकार के खिलाफ एक झूठ के आधार पर रोष फैलाने का जो एक कार्य है, और ऐसे बहुत सारे और उदाहरण भी हैं। तो इनके लिए जो एक फैक्ट चेकर्स का एक वो भी एक अपने आप में एक तंत्र चल रहा है कि जो अपने आप को फैक्ट, कई है जो अपने आप को फैक्ट चेकर कह रहे हैं कि भाई हम जो है सारा क्या सत्य है ये बताने की जिम्मेवारी हमारी है। तो इसमें सत्य क्या है, मतलब फैक्ट चेक करने का अधिकार, आधिपत्य कुछ लोगों ने अपना जो बना लिया है, वो किस आधार पे है और वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अफवाहें पहले नहीं फैलाई जाती थी, अफवाहें पहले ही फैलाई जाती थी, लेकिन अब अफवाहों को फैलाना बड़ा आसान हो गया है और बड़ा त्वरित हो गया है। आप कुछ भी एक इमेज को थोड़ा सा मॉर्फ कर दें, किसी और की फोटो लगा दें, कोई भी स्टेटमेंट किसी के मुख पे चिपका दें, और वो क्योंकि अगर ठीक ठाक हैंडल से निकला है, ट्विटर हैंडल से या फेसबुक पेज से, तो वो सत्य मान लिया जाता है। लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, लोग उसे फिर एक्सेसिवली शेयर करना शुरू कर देते हैं। जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ी और वर्ल्ड ओवर सोशल मीडिया, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है, उन पे सरकारों ने कहा, केवल भारत की नहीं और सरकारों ने कहा, तो उन्होंने क्या करा, एक इंटरनेशनल फैक्ट चेकर बना लिया। और अगर आप बहुत सारे फैक्ट चेकर देखेंगे तो वो भी उसी मानसिकता के हैं। देखिए, ट्विटर के जो मालिक हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने 2018 में एक सीएनएन के इंटरव्यू में कहा था कि जो हमारी संस्था के अधिकतर लोग हैं वो लेफ्ट लीनिंग है। उन्होंने माना था इस बात को, और वही उनके उनके हर एम्प्लॉय के बिहेवियर में भी दिखता है कि कैसे वो किसी एक वीडियो को तो खास डॉक्टर्ड वीडियो या टेम्पर्ड वीडियो बोल देते हैं, लेकिन जब आप स्टैन स्वामी की फोटो डालते हैं, ऐसी झूठी फोटो, या आप लोनी का वीडियो डालते हैं, तब उसको टेम्पर्ड वीडियो या डॉक्टर्ड वीडियो नहीं बोल, मैनिपुलेटिव वीडियो नहीं बोलते हैं। तो इनको फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि आपको लॉ से ही आना पड़ेगा इनको, कि अगर हमारा फील्ड है, हम आपको इतनी बड़ी पॉपुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको हमारे लॉ से खेलना पड़ेगा। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा ईयू का। यूरोपियन यूनियन एक लॉ फॉलो करती है, जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। वो इतना कड़ा कानून है, जैसे जब भी आप फेसबुक पे जाते हैं, जैसे आप कोई भी एक वेबसाइट पे कोई अपना बिहेवियर दिखाते हैं, अमेजोन पे अपना बिहेवियर, परचेजिंग बिहेवियर दिखाते हैं, तो कुकीज में सेव हो जाता है, और कुकीज में सेव होकर उसे फेसबुक, गूगल एक पिक्सल ऐड करती है, पिक्सल का कोड ऐड करती है, उसको रिमेंबर कर लेती है कि गीता जी ने इस तरह का बिहेवियर दिखाया है, ये फ्लाइट बुक करी, ये होटल बुक करा और इस तरह का सामान खरीदा। वो सब आपस में शेयर भी करती हैं। लेकिन यूरोप में आप ये जीडीपीआर की कुकी सेव करने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाना पड़ता है, बिल्कुल खास। आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाना पड़ता है कि ये मैं कुकी सेव करने जा रहा हूं, ये मेरी सेटिंग्स हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और तब वो आपको प्रॉम्प्ट दिखाना पड़ता है। अगर आपने उसके बिना कर दिया तो बहुत बड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर उस वेबसाइट के अगेंस्ट में हो सकता है, वो कंपनी पूरी बैन हो सकती है उस पूरे देश में, और बड़ा पेनल्टी लग सकती है। इतने स्ट्रिक्ट जीडीपीआर नॉर्म है, तभी यूरोप में कुछ भी फेसबुक में एडवर्टाइज करना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो आपको उस लेवल के कानून बनाने ही पड़ेंगे, और क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है, मतलब वो कंप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब थोड़ा बहुत इनकी लेफ्ट लॉबी थोड़ा हल्ला मचाएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मोदी ने ये मार दिया, वो मार दिया, लेकिन नथिंग डूइंग। अगर आपका देश है, आपके देश के लोगों की प्राइवेसी है, उनका डेटा है, और ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। तो जैसा रतन जी ने कहा, आपको उनको अपने मैदान पे खिलाना पड़ेगा, ना कि उनके मैदान पे गेम खेलना पड़ेगा, और लीगल स्ट्रक्चर, लीगल अम्ब्रेला ही वो हमें बचा पाएगा। जी जी, इस विषय में बल्कि अभी कल ही जो सर्वोच्च न्यायालय में जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों को लेकर जो फेसबुक के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो सर्वोच्च न्यायालय चले गए और उन्होंने इस पर शिकायत जताई कि हमको क्यों इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है, हमें क्यों बुलाया जा रहा है इस सब विषय को लेकर।
तो इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, कल ही का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय। उन्होंने कहा है, इस बात को माना है उन्होंने कहा है कि एक बाप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो जिनके पास आवाज नहीं थी उन्हें आवाज देने की, लेकिन साथ ही साथ आपका जो यह प्रारूप है उसको भ्रामक बातें फैलाने के लिए जिस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है वह भी अपने आप में बहुत खतरनाक। और मैं बल्कि उस जो उन्होंने अपना निर्णय दिया है उसमें से 3-4 लाइनें यहाँ बोलना चाहूंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में ये कहा, खास करके क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं उसको ध्यान में रखते हुए, election and voting processes, the very foundation of a democratic government, stand threatened by the social media manipulation. It is difficult to accept the simplistic approach adopted by Facebook, that it is merely a platform posting third-party information and has no role in generating, controlling or modulating the information. यहाँ इसका मतलब कि साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात की ये चिंता जताई है कि हम जो है एक लोकतंत्र है, हम प्रजातंत्र हैं और हमारी जो नींव है उसी को खतरा हो गया है आज, जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जो ये मंच है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो रतन जी, इसमें आगे की क्या, जो जिसे कहते हैं हम कि रोड अहेड, आगे आपको क्या लगता है कि आपने इस विषय पर पहले भी अपनी बात रखी है, पर एक तरह से अब अपने एक तरह से कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से, जिसका आज जो हमारी न्यायपालिका है वो भी चिंता जता रही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जो एक अपने भारतीय इंडिजिनस प्लेटफॉर्म, इंडिजिनस जो डिजिटल मंच है उनको बनाना यही एक विकल्प है, जो एक जिसे हम कहते हैं कि जो एक परमानेंट ऑल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है इन सब जो समस्याएं हैं उनसे बाहर आने का। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे किस प्रकार से सरकार को और समाज को, दोनों, क्योंकि समाज भी इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, सरकार और समाज दोनों ही आगे किस प्रकार से इसको ये जो एक आगे की चुनौती है उसको कैसे ओवरकम कर सकेंगे, कैसे इसके पार जा पाएंगे? म्यूट है रतन जी आप। रतन जी आप म्यूट हैं। रतन जी वैसे आप म्यूट हैं। रतन जी आप म्यूट हैं। एक्सट्रीम सॉरी। हाँ जी सॉरी। नहीं, शांतनु जी को वैसे मुझे आवाज नहीं आती, इसलिए मैं तो फोन पे सुन रहा हूँ आपको। तो मैं कह रहा था कि पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे वो पुरानी थी या आज की हैं, ये सारी मूल रूप से एक बनिया प्रवृत्ति की पार्टियां, लोग हैं जिन्हें केवल लाभ समझता है। और लाभ समझने का मतलब, अगर आपके शेयर गिरते हैं तो उनको चिंता होती है, अगर ट्विटर के ऊपर किसी प्रकार का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, उसके करोड़ों रुपए के शेयर उड़ जाते हैं, फेसबुक के अरबों रुपए के शेयर उड़ जाते हैं, और ये भाषा उनको समझ में आती है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं बड़ा मार्केट है, बड़े मार्केट की वैल्यू उनको पता, हमें अपनी वैल्यू नहीं पता, दैट इज अवर ट्रेजेडी। इसके कारण हम उनकी बातों में आ जाते हैं। इसके हमें लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लोग हमें ये कहेंगे वो कहेंगे। देखिए, हम तो बदनाम हैं, हम कुछ भी करें तो भी हमें तो गालियां पड़ने वाले। ये जिस दिन सरकार को समझ में आ गया, कानून बनाने आसान होंगे। योगी जी चिंता नहीं करते, हमारी सरकारें पहले चिंता नहीं करती थी, अगर चिंता करती हैं वो चिंता एक लिमिट के बाहर गलत है, क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको जमकर वो काम करना ही होगा। जैसे वो कहते हैं कि वो ऊपर बकरी का मेमना पानी पी रहा है, नीचे मेमना पानी पी रहा है, ऊपर भेड़िया खड़ा उसको कहता है कि तूने मेरा पानी जूठा कर दिया। मेमना कहता है मैं तो नीचे हूँ, मैंने आपका पानी कैसे जूठा कर दिया। भेड़िया कहता है मेरे से जबान लड़ा रहा है, उसको खाने पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का है कि आप जो भी करें, जो इलिबरल क्लास है, जिसको अपने विचारों के सारे विचार झूठ लगते हैं, उनके मिथ्या प्रचार के आगे डर के आप चुप रहेंगे तो नहीं चलेगा। स्टैन स्वामी को हर तरह की सुविधा मिली तो भी उसको हत्या कहा गया। उसके ऊपर जब तक कोई जनता जाग के उसके ऊपर केस कर रही है, अब इस प्रकार से जागृत जनता ने असर नहीं होगा। ट्विटर के ऊपर केस किया, किसी जागृत व्यक्ति ने केस किया, पर ये केस वगैरह करने से एक उससे अधिक निराशा आती है। लोगों को लगता है कि यहाँ के लोग तो बड़े असहयोगी हैं, ये तो छोटी छोटी बातें पे कोर्ट में जाते हैं। सीधा इलाज है कि कानून हो, कानून की व्यवस्था को स्वीकार किया जाए,
वरना हमारी हालत तो एनिमल फार्म जैसी है कि बिग बॉस, बिग ब्रदर नोज एवरीथिंग, ही रीड्स एवरीथिंग एंड वी कांट डू अ थिंग। तो अगर हमें इस प्रकार से अपने ऊपर लगी हुई नज़रों को अगर हटाना है और अपनी नज़रें हमारे लोग के ऊपर हो और हम इसका सही उपयोग करें, आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी नेस्कॉम नाम की सॉफ्टवेयर की जो बहुत बड़ी संस्था है, जिस समय मैं भी सॉफ्टवेयर में गया था मैंने भी देखा, उसके सारे जो करता धरता वो टॉप की एमएनसी कंपनियों के बॉसेज हैं। ऐसी इंडियन कंपनियां हैं जिनके सारे का सारा काम आउटसोर्सिंग का है। जैसे मैंने कहा, हमारी बड़ी कंपनियों तो सॉफ्टवेयर अच्छे कोई बनाए नहीं, जो बने हैं छोटी छोटी कंपनियों ने बनाए। ई कॉमर्स की कंपनियों के अपने अपने सॉफ्टवेयर उन्होंने खुद ने बनाए हैं, बड़ी कंपनियों ने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन नेस्कॉम ये लोग कंट्रोल करते हैं, और नेस्कॉम की बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा फीस है कि छोटा जो उद्योजक है उसमें जा भी नहीं सकता। सरकार के भी जो पॉलिसियाँ बनती हैं नेस्कॉम से पूछती हैं, नेस्कॉम आउटसोर्सिंग का गुलाम है, वो वैसी नीतियाँ बनवाना चाहता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक कुछ फ्लॉज हैं, उसका ये उत्तर जनता के पास नहीं है। जनता कोर्ट में जाएगी, जनता डिसलाइक करेगी, जनता थम्स डाउन करेगी, उसका शेयर गिरेगा, पिक्चर नहीं चलेगी या उसके सॉफ्टवेयर की बदनामी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ें कि हम जागृत हो, इतने ही हम कर सकते हैं, और जहाँ गलत लगे उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। लेकिन वास्तविक जो ये काम है ये सरकारी स्तर पे ही होना है, अच्छी लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों से होना है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार के छोटी मोटी कंपनियां, चाहे बड़ी हैं जो भी हैं, कंपनी है वो, कंपनी के एक सीईओ के लिए हमारे लॉ मिनिस्टर अगर आके बार बार बयान देते हैं, तो हमारे बड़े, इतने बड़े देश के इतने बड़े मिनिस्टर के लिए, इतनी बड़ी सरकार के लिए ये बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। इसलिए जिस तरह के लोग हैं उसी स्तर के लोग इनसे बात करें, मंत्रालय के वकील बात करें, मंत्रालय के बाबू बात करें, और उनको उसी के अनुसार उत्तर देना पड़े। पार्लियामेंट कमेटी में आते हैं, उत्तर देते नहीं, उसके बाद बड़ा न्यूज़ बनता है। कोई न्यूज़ देने की आवश्यकता नहीं है। उनको न्यूज़ की भूख है, न्यूज़ उनका न बनने दें। उनको इस प्रकार का, उनको जैसे कैसे डिग्निटी मत दें। अगर वो हमारी डिग्निटी नहीं जानते, हमारी जनता की, हमारी सरकार की, हम उनको उतनी डिग्निटी दें जितने काम ग्राहक को दी जाती है, जो बेचने आता है माल उसको दी जाती है। उसके बाद ही ये लोग अपनी जगह पर आएंगे। और जैसे मैंने अंत में कहा कि अपना खड़ा करना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको बेचना है बेचे, हम अपना खड़ा करें। तो ये जो बड़े बड़ी इंटरनेट कंपनियां थी, इनके पहले और भी इंटरनेट कंपनियां थी, उनको इन्होंने अपनी बड़ी टेक्नोलॉजी और अपनी ताकत से गिराया। तो ये कोई दूध की धूलियाँ इन्होंने पहले किसी को खत्म नहीं किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी खत्म किया, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की है। अलग अलग जो नए पुराने जो टेक्नोलॉजी के लीडर थे वो समाप्त हो गए, नए लीडर खड़े हो गए। तो ये सब ऐसा ही चलने वाला है। ये बिग फिश ईट्स स्मॉल, ये वर्ल्ड है आईटी का, यही वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का, यही वर्ल्ड विश्व भर में आर्थिक जगत का। इसको फॉलो करेंगे, इसके अनुसार हम अपनी शक्ति के साथ बड़े बात करेंगे, तो ये सॉल्यूशन बड़े आसान है। जनता के ऊपर डालना ये उचित नहीं है। जी शांतनु जी, अलग अलग जगह यहाँ तक कि जैसे फ्रांस में भी कई यहूदियों के ऊपर जो है बहुत ही गलत तरीके के जो है ट्विटर के ऊपर कई ऐसे ट्वीट्स किए गए, जिसके कारण वहां के समाज में से भी एक संगठन ने उठकर जो है न्यायालय में जाकर गुहार लगाई कि किनके द्वारा ये किए जा रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे होते हैं, कई इस तरह के प्लेटफॉर्म जिनमें कि आप हम भी देखते हैं कि कई जो हैंडल है उनमें किसी का नाम कुछ और रहता है, फोटो कुछ और रहती है, उनका पता नहीं चलता कि कौन है जो ये कर रहे हैं। तो उन्होंने ये शिकायत दर्ज करी, और उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए फ्रांस में भी वहां का जो पेरिस का जो न्यायालय है उसने यह ट्विटर के ऊपर को यह आदेश दिया कि आपको यह सारी जानकारी की किन हैंडल्स ने, इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आपत्तिजनक यहूदियों के खिलाफ जो ट्वीट किए हैं, उनकी जानकारी आपको इस गत तिथि तक देनी पड़ेगी, और अगर नहीं दी तो आपको दिन का कितने हजार यूरो का जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो है न्यायपालिका के भी द्वारा एक बड़ा जो संदेश दिया गया, जैसे आपने बताया कि यूरोप में इतना आसान नहीं है, वहां के जो कानून है वो इस प्रकार के हैं कि वहां इतना आसान नहीं है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो ये बिग टेक कंपनीज हैं वो इतनी आसानी से कर सके। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से कई जो सामाजिक संगठन है वो, जैसे रतन जी ने भी कहा कि समाज में लोग आगे बढ़कर इसके खिलाफ न्यायपालिका के जो अगर कहीं कोई भी गलत बात हो रही है जा सकते हैं, और इसी का प्रावधान जो आईटी एक्ट में संशोधन किया गया है वो इसी प्रावधान के लिए किया गया है कि भाई आप एक शिकायत के लिए करने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त करें। अगर कोई आपत्तिजनक कोई भी किसी प्रकार का की कोई सामग्री आती है सोशल मीडिया पे, तो उसके खिलाफ शिकायत लगाने के लिए आपके पास कोई एक माध्यम, कोई प्लेटफॉर्म हर कंपनी के पास होना चाहिए,
कई महिलाओं के प्रति कितनी आपत्तिजनक बात कही जाती है, बच्चों को लेकर, इस बात को लेकर एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने ट्विटर के साथ शिकायत दर्ज करी अपनी कि आपके यहाँ कई इस प्रकार का जो पीडोफाइल कंटेंट है वो आपके ट्विटर हैंडल्स पे है। तो उसके लिए भी ट्विटर ने अपने हाथ झाड़ लिए और कह दिया कि ये तो ट्विटर, अमेरिका का जो ट्विटर है वहां से हो रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। गीता जी, इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं। जी, आपको आश्चर्य होगा, फेसबुक के ऊपर वहां के न्यायालय ने केस किया है कि आप इस तरह के फोनों का भी मटेरियल आपके ऊपर है। वही कानून है ना अमेरिका का जो ट्विटर में दिखा रहा है। या तो हमारे लोगों ने कानून पढ़ा नहीं, या ट्विटर को लगता है कि हमारे लोग कानून पढ़ते नहीं, वरना फेसबुक पे यही केस अमेरिका में हुआ और चुपचाप उसको माना उसने। जी, मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। हमारी अभी जो लाइव चल रहा था, फेसबुक ने उसको डिलीट कर दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इससे पता चलता है। मतलब देखिए, बताइए। और रतन जी, आपने यह विषय उठाया भी था, अभी आपने कुछ देर पहले विषय उठाया था कि अगर कुछ आपत्तिजनक लगेगा जो केशव संवाद के द्वारा अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो अगर कुछ बातें उन्हें अगर लगेगी तो वो चाहे तो इसको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वही मैनिपुलेशन वो सत्य हो गया। तो इस विषय को भी एक शिकायत के रूप में दर्ज किया जा सकता है फेसबुक के साथ, जो मैं समझती हूँ। शांतनु जी बता सकते हैं, उनको यूपी में जाके करना पड़ेगा, और तो कोई करेगा नहीं। आजकल ऐसा ही हो गया। देखिए, आई थिंक मैं इसी बात पे खत्म करूंगा। जो रतन शारजा जी ने बात कही कि ये दूध के धुले नहीं है। जो टेक वॉर एक चल रही है, सब डेटा के पीछे है, और उनको पता है कि मैं इस डेटा को लेके और क्या पैसे कमा सकता हूं। तो एक पैसा कमाने की होड़ है, और जो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानता कि पैसा कमाना कोई गलत बात है, लेकिन आपको एक नियम कायदे कानून के अंदर में करना पड़ेगा। अमेरिका में आपने बहुत सारे लॉ सूट झेले हैं, यूरोप में आपने लॉ सूट झेले हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आपने लॉ सूट झेले हैं। हमें बस उतना कड़ा होना पड़ेगा। और जो लेफ्ट की पूरी लॉबी आपको गिल्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अरे देखो आप तो दमनकारी हैं, आपने तो प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया, उस गिल्ट में नहीं आना है बिल्कुल। अगर आपको लगता है आपके देश के हित में है, तो आपके देश के हित में है। बीच बीच में जैसे आपने कहा कि भाई हर चीज योगी सरकार करेगी, उन्होंने कुछ कड़े कदम लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कड़े कदम लिए हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कई बार एक वैश्विक जो नैरेटिव बनता है उसमें थोड़ा सा झुक जाते हैं। वो नहीं झुकना है। उनका उनकी 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 ये तो उनकी मतलब प्रणाली है। उनको पता है कि एक मुझे थोड़ा गिल्ट क्रिएट करूंगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अराउंड में, 4-5 लोगों का अपने हैंडलर से करवाऊंगा, चाइना का पैसा आएगा, कुछ वायर में, कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स में कहीं लिख जाएगा, उससे सरकारें दबाव में आ जाएंगी। उसे दबाव में नहीं आना है। बहुत सारी ये कंपनियां बहुत सारा पैसा कमा रही है, भारत बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए, कहीं नहीं जाने वाले हैं छोड़ के। जो आप कानून देंगे उनको, उस कानून को पूरा फॉलो करेंगे। और हाँ, ये आई थिंक रतन जी की बात को बिल्कुल ठीक कहूंगा कि जो हमारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े हो चुके हैं, जिनके पास 4-4, 5-5 हजार करोड़ जिनकी नेटवर्थ है शेयर में, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी चीजों में। और ऐसा नहीं केवल ये देशभक्ति के लिए, ये एक बिजनेस सेंस भी बनाता है कि हमारे पास अभी भी अमेज़न जैसे वेब सर्विसेज नहीं है, हमारे पास बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हम बड़े ओएस नहीं बनाते हैं। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो टेक जायंट्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सर्विसेज तो प्रोवाइड करती है, लेकिन अभी भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। कहने को 2 प्रोडक्ट में पूछता हूं तो कहते हैं टैली एक प्रोडक्ट है, जोहो एक प्रोडक्ट है, जो भारत की किसी कंपनी ने बना के शायद एज अ बॉक्स बेचा हो। बाकी तो हम बड़े बड़े बैंकों के लिए हजारों करोड़ के सॉफ्टवेयर बना देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाते, क्योंकि उसमें रिस्क है, कैसे बेचेंगे, अगर नहीं बिका तो आई थिंक वो एज ए टेंडेंसी हमारा देश को आगे आना है। और हमारी जो लोकल कंपनियां हैं उसमें, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर वो अलीबाबा इन्वेस्ट कर देगा, कोई विदेशी इन्वेस्ट कर देगा, तो वो देसी कंपनी भी बेसिकली वो विदेशी बिहेव करेगी, तो वो इन्वेस्टर के हिसाब से चलेगी। तो अगर हमारे जो बड़े नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जिन्होंने अच्छा मेहनत से पैसा कमाया, उन्हें मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक राजभक्ति का तो सेंस है ही, लेकिन ये बिजनेस सेंस भी बनाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं बात खत्म करूंगा अपनी। लेकिन आनंद आया मुझे, और ये बात पता लगी हमारा फेसबुक भी लाइव बंद हो गया, ये तो एक अलग ही बात है। जी, लेकिन ये ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी ये प्रसारण जा रहा है, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी शांतनु जी, रतन शारदा जी, आपका। बहुत ही कई ऐसी जानकारी जो है यहाँ अभी आज इस चर्चा में, इस वार्तालाप में कई ऐसी जानकारियां साझा हुई, जिनसे ये पता चला कि क्या आवश्यकता है, चुनौतियां क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, और क्या हमारे पास विकल्प है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जितनी भी
आज जो या बिग टेक कंपनीज को लेकर जो चुनौतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो हमारे सम्मुख आ रही है, उनके लिए कहीं ना कहीं मानक निर्धारित होने और उन जो मानक निर्धारित होते हैं उनको कड़े रूप से उनका पालन होना आवश्यक है, ताकि जो एक ये हैव्स एंड हैव नॉट्स का कि जो संपन्न है और विपन्न है, मतलब कुछ को तो कुछ के लिए तो फेवरेटिज्म है और कुछ के लिए नहीं है, यह जो एक सोशल मीडिया पे जो दिखाई दे रहा है उस पर रोक लगे और जो भी न्यायोचित हो, जो न्याय संगत हो, वही उसी प्रकार से कार्य प्रणाली सोशल मीडिया के लिए निर्धारित हो। तो आपका धन्यवाद करते हुए और सभी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करते हुए धन्यवाद करना चाहूंगी केशव संवाद की टीम का, डॉक्टर दिनेश सिंह जी और उनके साथ जो बाकी टीम है जो इस प्रसारण में लगे हुए हैं, और साथ ही प्रेरणा शोध और सूचना केंद्र और केशव संवाद पत्रिका का कि वो इस श्रृंखला के माध्यम से कई ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर बातचीत जो है सभी के सम्मुख रख रहे हैं। धन्यवाद।